तो फ्रेंड्स, आप कई बार आपने लोन के लिए अप्लाई किया होगा, होम लोन के लिए, बिजनेस लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए। तो जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो काफ़ी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं अपनी क्रेडिट वर्दीनेस को कंफर्म करने के लिए कि वेदर जो आपको लोन दे रहा है वो चेक करता है कि वेदर आप लोन वापस कर भी पाएंगे या नहीं, आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट टाइम पे रिटर्न कर पाएंगे या नहीं। तो वो काफ़ी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगता है, जो एक बहुत ही कम्बरसम और आर्डुअस प्रोसेस बन जाता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ इकट्ठा करने में। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर उस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए अभी आरबीआई ने नया एक कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में लॉन्च किया है। ऑलरेडी ये नया नहीं है, पहले भी आ चुका था, लेकिन अब इसको और जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है अकाउंट एग्रीगेटर। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अभी रशिया के साथ इंडिया ने लॉजिस्टिक अग्रीमेंट साइन किया है, तो इससे हमारी और रशिया की जो मिलिट्री है उसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है डील हुई है, उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। वहाँ पे एक बहुत मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो आया है। तो ये 3 न्यूज़ जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ये 3 न्यूज़ 6 सितंबर 2021 की न्यूज़ आइटम्स हैं और ये प्रेजेंट की जा रही हैं फ्रॉम द ड्रीम आईएएस एकेडमी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अकाउंट एग्रीगेटर्स के बारे में। अब स्टूडेंट्स, दोस्तों, ये अकाउंट एग्रीगेटर क्या है और इसका क्या बेनिफिट है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों इसको लेके आया गया है और क्यों आज बहुत ऑर्गेनाइजेशंस इस अकाउंट एग्रीगेटर को ज्वाइन कर रही हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ हाईलाइट बता दूं कि ये क्या है, ये सिस्टम क्यों लेके आए जा रहे हैं, व्हाई इट इज़ नीडेड। तो आपको जैसे पता है कि लोन आज के टाइम पे आप जब लोन लेने जाते हो, कोई भी लोन, अपना होम लोन हो गया या पर्सनल लोन या कार लोन, तो जो आपको लोन प्रोवाइड करता है, जो आपको फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, वो आपसे काफ़ी डॉक्यूमेंट्स, काफ़ी आपसे ऐसी चीज़ें मांगता है जो आपको उनको देनी पड़ती हैं टू प्रूव दैट वेदर यू आर क्रेडिट वर्दी और नॉट। जैसे आपको काफ़ी बैंक स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं, काफ़ी आपको एलआईसी, अगर आपका एलआईसी में कोई अकाउंट है वो आपको देना पड़ेगा, आपका म्यूचुअल फंड्स में कोई अकाउंट है उसके बारे में आपको मेंशन करनी पड़ेगी। और जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिए जाते हैं तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर प्रॉपर उसको देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और फाइनली फिर आपका लोन जो है वो अप्रूव होता है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको काफ़ी आपका टाइम और काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो हैसल जो एनवायरनमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कई बारी आपको लोन नहीं मिलता या आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, एमएसएमई सेक्टर है या फिर स्मॉल जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ऐसे काफ़ी ऐसे हमारे देश के अंदर जिनको क्रेडिट की नीड है, उनको ये क्रेडिट की नीड उनकी फुलफिल नहीं होती। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आरबीआई ने अकाउंट एग्रीगेटर का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है और इस अकाउंट एग्रीगेटर के कॉन्सेप्ट को काफ़ी बैंक्स जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो 6 से मैं आपको थोड़ा सा जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। अकाउंट एग्रीगेटर्स के अंदर होगा क्या, इसके अंदर हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। पहला इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स हैं, जो किसी भी पर्सन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे बैंक्स है तो वो बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, एलआईसी है तो वो एलआईसी प्रोवाइड कर सकते हैं कि कितना ये प्रीमियम जो है वो टाइमली दे रहे हैं या नहीं दे रहे। म्यूचुअल फंड्स वाले हैं तो वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी पर्सन की। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स आ जाते हैं। फिर वो लोग हैं जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स हैं, मतलब जो इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का डेटा जो है वो यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो यानी कि इन लोगों को उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की यूजेज है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लोन देना चाहता है, कोई वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, कोई फ्लो बेस्ड क्रेडिट कंपनी है, वो इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके ही सर्टिफाई करेगी। और तीसरा आ जाता है अकाउंट एग्रीगेटर, जो ये सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और इनके साथ शेयर करेगा। लेकिन इसके अंदर अकाउंट एग्रीगेटर के अंदर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक जो है वो अकाउंट होना चाहिए, जो कंसेंट आप दोगे अकाउंट एग्रीगेटर को जब ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर से यूजर की तरफ भेज रहा है। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको हर चीज के लिए अपने हिसाब से ये पूरा डेटा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए पूरा सिस्टम एक अकाउंट एग्रीगेटर मैनेज करेगा और जब ही ये इंफॉर्मेशन उस इंफॉर्मेशन यूजर को देगा तो आपसे कंसेंट
कंसेंट लेगा और आप उसको सिर्फ एक कंसेंट देना है और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर हो जाएगी। तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। जैसे मैं अब छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर आप सपोज आपको लोन अप्लाई करना है, तो आज के कंटेक्स्ट में क्या होगा कि आप अपनी सारी जो भी जहां से भी आप लोन ले रहे हो, तो उस लोन प्रोवाइडर को आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके देनी पड़ेगी। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक करेगा वेदर वो सही है या नहीं है, और इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी टाइम और काफ़ी पैसा जो है वो लग जाता है। इस केस के अंदर होगा क्या कि आपको जो है वो लोन जैसे ही आप अप्लाई करोगे जो भी ऑर्गेनाइजेशन की तरह से, वो ऑर्गेनाइजेशन आपसे नहीं अकाउंट एग्रीगेटर से आपका फाइनेंशियल डेटा मांगेगी। जैसे ही वो अकाउंट एग्रीगेटर से आपका फाइनेंशियल डेटा मांगेगी तो आपका अकाउंट एग्रीगेटर आपको एक मैसेज भेजेगा जिसके बेसिस के ऊपर आप उसको कंसेंट दोगे कि आप मेरा डेटा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ही वो जो रिक्वेस्ट है वो कंसेंट है वो उसको मिल जाएगी, तो वो अकाउंट एग्रीगेटर आपके जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कोई बैंक है, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कवर है, पेंशन फंड्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेगी डेटा, और फाइनली ये जो डेटा इन अकाउंट एग्रीगेटर को मिल जाएगा और अकाउंट एग्रीगेटर ये डेटा शेयर कर देगी विद द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन यूजर है उसको, और फाइनली आपका लोन जो है वो अप्रूव हो जाएगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको ये डेटा जो है इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए ये अकाउंट एग्रीगेटर ये पूरा डेटा कलेक्ट करेगी और शेयर करेगी विद द वन जो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये पूरे अकाउंट एग्रीगेटर्स को काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर रही है। जैसे आपने सुना होगा फ़ोन पे के बारे में, तो फ़ोन पे ने भी अभी अकाउंट एग्रीगेटर को जो है ज्वाइन किया है। इसके अलावा 8 ऐसे बैंक्स हैं जो इंडिया के अंदर जो अकाउंट एग्रीगेटर के अंदर अपने आप को जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंट एग्रीगेटर ऐप्स आप भी इनको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे आदित्य बिरला कैपिटल है, या फिर फिनवू है, या NESL नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड है, वन मनी है, कैम्स है, और अभी रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया कि फोन पे भी अकाउंट एग्रीगेटर के अंदर जो है अपने आप को स्टेप इन कर चुकी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक्स, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे देश के जैसे बैंक्स हो गए, और इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, थर्ड पार्टी, ये सारे के सारे इसके साथ कनेक्ट होंगे। इसका बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट यही देखने को मिल रहा है कि जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जैसे MSME सेक्टर्स है या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी जो क्रेडिट नीड्स हैं ये बेटर मैनेज की जा सकती हैं अब इस पर्टिकुलर फीचर के आने के बाद। इसके अलावा क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में ज़्यादा आपको पता है कि विजिबिलिटी देखने को मिलेगी, और एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है RBI ने जो रेगुलेट करेगा, डिजिटाइज करेगा और सिंप्लीफाई करेगा ये पूरे प्रोसेस को, ओपनिंग आप एक्सेस टू फाइनेंशियल डेटा। अब डेटा, और RBI ने ये भी बोला है कि ये डेटा की मोनेटाइजेशन नहीं होगी, यानी कि डेटा को मोनेटाइज नहीं किया जा सकता, और जो भी डेटा फ्लो करेगा ये प्लेटफॉर्म के, वो जैसे ही उसको यूज करेगा तो उसके बाद उसको डिलीट कर दिया जाएगा, टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। उसका फाइनेंशियल डेटा की प्राइवेसी के ऊपर भी RBI ने फोकस किया है। फाइनली RBI ने बोला है कि अकाउंट एग्रीगेटर एनेबल सिक्योर कंसेंटेड डेटा फ्लोज व्हाइल प्रोटेक्टिंग यूजर प्राइवेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप कंसेंट दोगे फिर ही आपका डेटा शेयर किया जाएगा। इन कंजंक्शन विद अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक UPI, जो आपको पता है UPI ने जैसे रेवोल्यूशनाइज किया है पेमेंट सिस्टम को, उसी हिसाब से अकाउंट एग्रीगेटर विल क्रिएट इन इंडिया द मोस्ट कटिंग एज डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। तो अकाउंट एग्रीगेटर के आने के बाद, जैसे UPI के आने के बाद पेमेंट सिस्टम पूरा रेवोल्यूशनाइज हो गया, उसी हिसाब से अकाउंट एग्रीगेटर्स के आने के बाद आपका फाइनेंशियल डेटा का फ्लो जो है वो रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा। प्राइवेट कंसेंट ओरिएंटेड डेटा होगा, लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिट्स ये क्रिएट कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये आ रही है मिलिट्री से। तो हमारे अभी रिसेंटली लॉजिस्टिक्स सर्विस अग्रीमेंट साइन किया गया है इंडिया और रशिया के बीच में। तो इंडिया और रशिया ने लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट साइन किया है, इंडिया और रशिया, और इससे बेनिफिट क्या होगा। आपको पता है कि जैसे कई बारी वॉर्स में या कई बारी डिजास्टर मैनेजमेंट में कंट्रीज को एक दूसरे के जो मिलिट्री बेसिस हैं उनका यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल US के साथ हमने एक लिमोआ साइन किया था, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट बैक इन 2016 और 17 के अंदर। तो उसी हिसाब का अग्रीमेंट जो है वो रशिया के साथ भी इंडिया जो है साइन कर रहा है। तो उसमें होगा क्या कि इंडिया रशिया के बेसिस को यूज़ कर सकता है, और वाइस वर्सा रशिया इंडिया के मिलिट्री बेसिस को यूज़ कर सकता है इन ऑर्डर टू
श्योर कि जो भी मिलिट्री एक्शन या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट करना है उसमें कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि हम एक दूसरे के जो बेसिस है उसको म्यूचुअली यूज कर सकें। उसके लिए दोनों कंट्रीज के बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए, और वो जो अग्रीमेंट है इंडिया ने अभी रशिया के साथ साइन किया है। तो जैसे आप इमेजेस में देख सकते हो कि कैसे मिलिट्री बेसिस को दूसरी कंट्रीज भी यूज करती हैं, कैसे फ्यूलिंग के लिए भी हम यूज किया जाता है। जैसे अगर उनका कोई एयरप्लेन है जो इंडिया में आया है तो उसको रीफ्यूल इंडिया में किया जा सकता है, लेकिन ओनली जब हमारे दोनों देशों के बीच में ऐसे एग्रीमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हों। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है जो फैसिलिटेट करता है एक्सेस टू मिलिट्री फैसिलिटीज फॉर एक्सचेंज ऑफ फ्यूल एंड प्रोविजंस ऑन म्यूचुअल अग्रीमेंट। ये कोऑपरेशन सिंप्लीफाई करेगा लॉजिस्टिक सपोर्ट को और इंक्रीज करेगा ऑपरेशनल टर्न अराउंड ऑफ द मिलिट्री व्हेन ऑपरेटिंग अवे फ्रॉम इंडिया। तो उसका रशिया को बहुत हेल्प करेगी और इंडिया को डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। थर्ड न्यूज आइटम पे चलते हैं, ये आ रही है श्रीलंका से। तो स्टूडेंट्स, श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा बुरे हालात में है। श्रीलंका की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि वहाँ पे फूड प्राइसेस में राइज हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे जो प्रोडक्शन है फूड की वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। तो प्रोडक्शन बहुत कम हो चुकी है और इम्पोर्ट डिपेंडेंस फूड के ऊपर काफ़ी बढ़ चुकी है। इसके अलावा करेंसी उनकी काफ़ी डेप्रिशिएट हो चुकी है, बिकॉज काफ़ी फॉरेक्स रिजर्व जो है वो डिप्लीट हो गए हैं, जिसकी वजह से उनको उनकी करेंसी को डेप्रिशिएट करना पड़ा और डिप्लीटिंग फॉरेक्स रिजर्व्स रैपिडली डिप्लीट करते जा रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अभी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने श्रीलंकन आर्मी को स्ट्रीट्स के अंदर जो है लगा दिया है, ताकि होर्डिंग या इस टाइप की जो भी क्राइम जो हो रहे हैं, जो होर्ड कर रहे हैं लोग, उसको प्रिवेंट किया जाए और जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं या एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको लोगों की तरह जो है प्रोविजन की जाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये समझते हैं कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आ रहा है। तो सबसे मेजर रीज़न और सबसे मेन रीज़न है कोविड-19 का पैंडेमिक। अब कोरोना वायरस की वजह से वहाँ पे जो लॉकडाउन्स लगे हैं और पूरी इंटरनेशनल जो सिचुएशन है वो फ्लाइट्स बैंड है और सारी चीज़ें जो चल रही हैं, उससे हुआ क्या है कि श्रीलंका की जो हमारी टूरिस्ट इकोनॉमी है, जिसके ऊपर श्रीलंका का जीडीपी का 10% डिपेंडेंसी है, वो सारी टूरिस्ट इकोनॉमी ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। उससे हुआ क्या कि श्रीलंका में जो फॉरेक्स रिजर्व आता था, जो टूरिस्ट लेके आते थे फॉरेन एक्सचेंज, वो फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि फॉरेन रिजर्व $7.5 बिलियन 2019 से 2021 जुलाई में सिर्फ $2.8 बिलियन ही रह चुका है। सो ये बहुत बड़ा एक मेजर इशू है कोरोना वायरस का पैंडेमिक। इसके अलावा बिकॉज वो ऑलरेडी फूड के ऊपर और फ्यूल के ऊपर हेविली इंपोर्ट डिपेंडेंट थे, उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतनी इंप्रेसिव नहीं थी, बिकॉज फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट होते जा रहे हैं, तो उसका जो फूड इंपोर्ट है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो ये बहुत मेजर रीज़न है। इसके अलावा दूसरा मेजर रीज़न जो बताया जा रहा है वो ये है कि आपको ये पता होगा कि श्रीलंका ने अभी थोड़े समय टाइम पहले एक कमिटमेंट की थी कि वो पूरा का पूरा श्रीलंकन एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक फार्मिंग में ले जाएंगे। उनको पता था कि शॉर्ट टर्म में ये काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एनवायरनमेंट के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में बिकॉज जब ये उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूरा ये जो कमिटमेंट की थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर बैन कर दिया। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स वहाँ पे नहीं मिल रहे, तो उसे हो क्या रहा है, उसे प्रोडक्शन जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गई, तो उससे उनकी फूड इंपोर्ट डिपेंडेंस और ज़्यादा बढ़ गई, बिकॉज डोमेस्टिकली इतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि उनके पास फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं है इस इंपोर्ट फूड को प्रोक्योर करने के लिए, तो इससे हो क्या रहा है कि फूड प्राइसेस बहुत ऊपर जा रहे हैं। ये एक बहुत मेजर रीज़न है। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग पे पहुंचने से उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है श्रीलंका के अंदर, एक बहुत ही ज़्यादा मेजर ये इशू देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। तो अभी होर्डिंग को बंद करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने श्रीलंकन आर्मी को जो है वहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो इससे क्या है कि जो होर्डिंग कर रहे हैं लोग फूड प्राइसेस के बढ़ने से, तो वो होर्डिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये पूरा इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे क्या होगा, जो है चाहे श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस को वो कैसे डील करेंगे। इनके बारे में हम आने वाले टाइम में जब भी क्लासेस चलेंगी आगे, तो कुछ ना कुछ इवेंट्स डेवलपमेंट होती रहेगी, तो वो हम तब देखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आज की 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।